हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सब जानेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो कि एनसीईआरटी सार संग्रह से चलाया जा रहा है। इससे पहले की वीडियो में प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत का दो वीडियो अलग अलग आया है। दोनों वीडियो जो लोग नहीं देखें वो उससे जा करके जरूर देखेंगे। यह वीडियो उन सभी एग्ज़ाम के लिए, खास करके पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। साथ ही इस एग्ज़ाम से और इस जो सार संग्रह दिया गया है, यह पॉइंट वाइज आपको बहुत ही अच्छे तरीक़े से इसे समझाया गया है इस बुक में। इस बुक की डिमांड अभी मार्केट में इतनी ज़्यादा है कि अभी मिल नहीं रही है, जिस कारण से हमने एक छोटा सा प्रयास किया कि आप लोग को इस बुक की जो भी हमसे बन पाई, हमने उसे यहाँ पे प्रोवाइड करने का कोशिश किया जा रहा है। आप लोग अपना बहुमूल्य समय को यहाँ पर लगाएंगे, 2 से ढाई घंटे आप हमें दीजिए। इसमें आपको पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को आपको कराया जाएगा। इससे पहले प्राचीन हिस्ट्री और जो दिया गया है मध्यकालीन भारत का इतिहास, ये सभी भी आप लोग ज़रूर देख लेंगे। बहुत ही मज़ेदार वीडियो अपलोड किए गए हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग देख लेंगे। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, जिससे आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करेंगे। खास करके हमें वो लोग कमेंट्स जरूर करेंगे जो आज हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं। वो हमें कमेंट करेंगे और बताएंगे आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही जो लोग पहले भी वाले वीडियो को पसंद किए और उसके बारे में जो सजेशंस दिए, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं तहे दिल से। चलिए हम लोग आज बात करेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह। आप यहाँ देख सकते हैं, एक पेड़ अपनों के नाम। अपने जीवन में हर हैप्पीनेस के पल में, हर खुशी के पल में आप एक पेड़ अपनों के नाम जरूर लगाएं। अब बात करेंगे हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास से। आज चलेगी आधुनिक भारत का इतिहास, जहाँ पे हम लोग 2 से ढाई घंटे के बीच में ये पूरे आधुनिक भारत का इतिहास जो है उसे हम लोग जानेंगे। पॉइंट बाई पॉइंट आपको बताया जाएगा। चलिए शुरू करेंगे। पहला चैप्टर है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। पहला चैप्टर मिलेगा हमको यूरोपीय कंपनी का आगमन, जहाँ से हम बिंदुवार समझते चलेंगे। मैं एक एक लाइन आपको पढ़कर बताया जाऊँगा और एक एक शब्द को आपको बताऊंगा। जिनको अगर पीडीएफ में नहीं दिखेगा वो परेशान ना होंगे, वो परेशान नहीं होंगे। सिर्फ आप ध्यानपूर्वक आराम से सुनते जाएंगे, आपको हर एक शब्द को बताया जाएगा। चलिए ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए अब हम लोग शुरू करते हैं। शुरू है, व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली। यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? वास्को डी गामा। भारत आगमन उसका था 17 मई 1498 ईस्वी को। कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया? स्थानीय शासक जमोरिन ने। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम अपनी व्यापारिक कोठी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? कोचीन में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ? फ्रांसिस्को द अल्मीडा 1505 ईस्वी में। नोट से है, भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना वर्ष 1556 ईस्वी में गोवा में की गई थी। आगे, हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की थी? अल्फांसो या फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने। आगे, विभिन्न देशों के खोजकर्ता। एक साइड में खोजकर्ता दिए गए हैं और दूसरे साइड में देश। वास्को डी गामा भारत का खोज किया, कोलंबस अमेरिका का खोज, कैप्टन जेम्स कुक ऑस्ट्रेलिया का खोज, तस्मान ने तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड की खोज की, जबकि बार्थोलोम्यू डियाज ने केप ऑफ गुड होप की खोज की। आगे, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे
माना जाता है? दक्षिण अफ्रीका का संस्थापक किसे माना जाता है? अल्बुकर्क को। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? नीनो डी कुन्हा। गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था नीनो डी कुन्हा के द्वारा। नोट से पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कॉर्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति प्रारंभ की गई थी पुर्तगालियों द्वारा। पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? डच लोग हॉलैंड के निवासी थे, जिसे वर्तमान में नीदरलैंड के नाम से जानी जाती है। अब यहाँ पे दिया गया है भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन, कंपनी, देश, स्थापना और भारत में प्रथम फैक्ट्री। पहला था पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे एस्तादो द इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। यह पुर्तगाल से आए थे। इसकी स्थापना 1498 ईस्वी में हुई थी और इसकी पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थित है। दूसरा आया था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेनिंग इनटू द ईस्ट इंडीज के नाम से जानी जाती है और यह ब्रिटेन देश से आए थे 1600 ईस्वी में और इन्होंने अपना पहला फैक्ट्री लगाया सूरत में। तीसरा था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड यह हॉलैंड के थे। यह स्थापना 1602 में और पहला फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगाया था। उसके बाद है चौथा डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि डेनमार्क देश से आया था और 1616 ईस्वी में स्थापना की और इसके पहला फैक्ट्री था वैंकोवर त्रावणकोर में। वही पांचवा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे द इंडेंस ओरिएंटल्स के नाम से जाना जाता था और यह फ्रांस से आए थे 1664 ईस्वी में और पहली फैक्ट्री लगाया गया सूरत में। यहाँ पे यूरोपीय व्यापारियों के भारत आगमन का क्रम दिया गया है। पहले पुर्तगाली, फिर डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी, तब स्वीडिश। यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में प्रवेश किया तथा भारत से सबसे अंत में 1961 से यहाँ से गए। अब आगे, किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई? मसालों के निर्यात के जगह पे कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता डचों द्वारा दिया गया था। भारत के साथ व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने प्रारंभ की? संयुक्त पूंजी कंपनी डचों द्वारा शुरू की गई। वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया? बेदरा का युद्ध 1759 में डच एवं अंग्रेज के साथ लड़ा गया था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत का सम्राट अकबर। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? कैप्टन हॉकिंस। वर्ष 1608 ईस्वी। नोट्स दिए गए हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी यानी टेम्पररी कारखाना मसूलीपट्टनम 1611 ईस्वी में तथा प्रथम परमानेंट कारखाना सूरत 1613 ईस्वी में स्थापित की गई थी। आगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? सर जॉन चाइल्ड को। हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया गया? फर्रुखसियर द्वारा। नोट से 1611 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान किया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। अब आगे, यह है प्रमुख शहरों के संस्थापक। कलकत्ता शहर का संस्थापक जॉब चार्नक, मद्रास का संस्थापक फ्रांसिस डे, नई दिल्ली का संस्थापक एडमिन लुटियंस एवं हर्बर्ट बेकर और बम्बई का संस्थापक गेराल्ड ऑंगियार्ड था।
आगे, यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य स्रोत था। सोरा और अफीम सर्वोत्तम बिहार में पाया जाता था। वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई? फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किया गया था कोलवर्ट द्वारा। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई? लुई 14वें के कार्यकाल में। फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई? भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री 1668 ईस्वी में सूरत में की गई थी। नोट से, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। गवर्नर डुप्ले ने भू अर्जित क्षेत्र के उद्देश्य से। आगे, फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया? पांडिचेरी में। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? फ्रांको मार्टिन। पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था? थॉमस वेस्ट ने। सौली यही कहीं पे सुगौली लिखा हुआ मिलेगा। आगे, बांडीवास के युद्ध 1760 ईस्वी में जो लड़ी गई थी, में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? बांडीवास का युद्ध 1760 में अंग्रेजों ने फ्रांस को पराजित किया। कर्नाटक का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? अंग्रेज एवं फ्रांस के बीच। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ? एक्सला-शापल की संधि 1748 ईस्वी। यहाँ पर दिए गए हैं कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच लड़ी गई, जिसका प्रमुख कारण था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध, और संधि हुई एक्सला-शापल की संधि 1748 में, और इसका परिणाम अनिर्णित था। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1751 से 55 ईस्वी के बीच में कर्नाटक के उत्तराधिकार के युद्ध, इसका प्रमुख कारण था संधि हुई पांडिचेरी की 1755 ईस्वी में, और परिणाम हुआ ब्रिटेन मजबूत स्थिति में आ गई। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 ईस्वी, इसका प्रमुख कारण था सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण। तीसरा कर्नाटक युद्ध पेरिस संधि 1763 के द्वारा समाप्त की गई, और इसका परिणाम था फ्रांस का पराजय। अंग्रेजी कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज रखा गया था। आगे, अब हम लोग जानेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। वीडियो को आप लोग शेयर लाइक करते रहेंगे। बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब में, तो पॉइंट है, मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खां, जो कि 1717 से 1727 ईस्वी तक रहा। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित की? मुर्शिदाबाद। बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई? ब्लैक होल की घटना 1756 में सिराजुद्दौला के समय। 9 फरवरी 1757 को अली नगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुआ? क्लाइव और सिराजुद्दौला। नोट से, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी की युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। आगे, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था जिसने युद्ध में विश्वासघात किया? मीर जाफर। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय। प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? मीर जाफर। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? प्लासी के युद्ध से, जो कि 23 जून 1757 को हुई थी। आगे दिया गया है प्रमुख घटनाएं और उनकी तिथियां। पहली घटना है ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल की घटना हुई थी 20 जून 1756 को। अलीनगर की संधि हुई 9 फरवरी 1757। प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764।
इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765, इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 और बनारस की संधि 1773 ईस्वी में हुई थी। आगे वर्ष 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया? मीर कासिम को। बॉक्स में है 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को पराजित किया था। आगे बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर युद्ध के समय 1764 में मीर जाफर। नोट से बक्सर युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब शुजाउद्दौला तथा क्लाइव के मध्य तथा इलाहाबाद की दूसरी संधि क्लाइव तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुई। आगे किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की गई? यह था इलाहाबाद की संधि। स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा गया? रॉबर्ट क्लाइव को। इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई? रॉबर्ट क्लाइव। यहाँ है उत्तर मुगलकालीन राज्यों के संस्थापक। पहला राज्य है बंगाल। बंगाल की स्थापना 1717 से 1727 ईस्वी के बीच और बंगाल का संस्थापक था मुर्शिद कुली खां। दूसरा राज्य हैदराबाद। हैदराबाद की स्थापना 1724 ईस्वी में निजाम उल मुल्क द्वारा किया गया था, जिसे चिनकिलिच खां के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा राज्य भरतपुर। भरतपुर की स्थापना 18वीं शताब्दी में की गई और जिसके संस्थापक हुए चूड़ामन एवं बदन सिंह। चौथा राज्य कर्नाटक। कर्नाटक की स्थापना 18वीं शताब्दी में और इसके संस्थापक हुए सादत उल्ला खां। अवध। अवध की स्थापना 1722 से 24 ईस्वी के बीच में सादत खां बुरहान उल मुल्क द्वारा। जयपुर। जयपुर की स्थापना 18वीं शताब्दी में सवाई राजा जयसिंह के द्वारा। रुहेल पठान। रुहेल पठान की स्थापना 18वीं शताब्दी में मुहम्मद खां बंगस द्वारा। मैसूर। मैसूर की स्थापना 18वीं शताब्दी में हैदर अली द्वारा। वर्ष 1842 से 44 तक गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल कुशल आक्रमणता की नीति का काल माना जाता है। अब आगे अगला चैप्टर है क्षेत्रीय राज पंजाब एवं मैसूर। आप लोग शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और प्रेम से या हृदयपूर्वक आप एक लाइक जरूर करके जाएंगे। आगे क्षेत्रीय राज पंजाब एवं मैसूर। सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? महाराजा रणजीत सिंह को 1799 ईस्वी में। महाराजा रणजीत सिंह किस मिशन से संबंधित थे? शुकर चकिया मिशन। महाराजा रणजीत सिंह के अन्य के राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है? लाहौर। महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? शाह सूजा से। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि किन के मध्य संपन्न हुई? अमृतसर की संधि 1809 को महाराजा रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के मध्य हुआ था। नोट से है महाराजा रणजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। आगे वर्ष 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम ओंगल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम ओंगल सिख युद्ध 1845 में हुई, जिस समय गवर्नर था लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। प्रथम ओंगल सिख युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ? लाहौर की संधि 1806 ईस्वी में। महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? खड़क सिंह। आगे महत्वपूर्ण संधियां। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी, बड़गांव की संधि 1779 ईस्वी, सालवाई की संधि 1782 ईस्वी, देवगांव की संधि 1803 ईस्वी, सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803, पूना की संधि इंपॉर्टेंट बनता है 1817 में, लाहौर की संधि 1806
और अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी। आगे, द्वितीय ओंगल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। 13 जनवरी 1849 को हुए चिलियावाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड गफ के द्वारा। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दलीप सिंह। वर्ष 1849 में हुए ब्रिटिश साम्राज्य में किस साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सिख संप्रदाय के समय ब्रिटिश साम्राज्य के विलय के साथ लॉर्ड डलहौजी। स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हैदर अली। अब यहाँ पे बॉक्स में दिए गए हैं ओंगल मैसूर संघर्ष, ओंगल मैसूर युद्ध, जिनमें पहला है प्रथम ओंगल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच में। शासक थे हैदर अली, बंगाल का गवर्नर था लॉर्ड बेरेल्स और संधि हुई थी 1769 में मद्रास की संधि। और इसकी विशेषता रही हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ। दूसरा ओंगल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी में हैदर अली शासक था, गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स। संधि हुई मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में और इसकी विशेषता यह रही कि हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने नेतृत्व में युद्ध हुआ। तीसरा ओंगल मैसूर युद्ध 1790 से 1792, शासक था टीपू सुल्तान, गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस और संधि हुई थी 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि और इसमें टीपू सुल्तान की स्थिति कमजोर हो गई थी। चौथा ओंगल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान के शासनकाल में गवर्नर था लॉर्ड बेलेजली और संधि हुई थी मैसूर सहायक संधि। टीपू सुल्तान की मृत्यु मैसूर में पुनः वाडियार वंश की स्थापना, अंग्रेजों ने वाडियार वंश के शासक से सहायक संधि की थी। सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह की तुलना फ्रांसीसी यात्री विक्टर जौकमा ने नेपोलियन से की थी। अब आगे है ब्रिटिश साम्राज्य एवं प्रशासनिक नीतियां। अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनैतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ? इलाहाबाद की संधि से, वर्ष 1765। बंगाल में द्वैत शासन किसके द्वारा लागू किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। वर्ष 1772 में किस गवर्नर ने द्वैत शासन को समाप्त कर वारेन हेस्टिंग्स कर दिया? द्वैत शासन को समाप्त किया गया वारेन हेस्टिंग्स द्वारा। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? वारेन हेस्टिंग्स को। नोट्स दिया गया है, वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत वर्ष 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। आगे, भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? पुलिस और सिविल का कॉर्नवालिस। वर्ष 1863 में प्रथम भारतीय आईसीएस अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? सत्येंद्र नाथ टैगोर। ब्रिटिश भारत में लोक सेवा संबंधी आयोग का चर्चा किया गया है। आयोग है इंचीसन आयोग। इंचीसन आयोग वर्ष 1886 में और गवर्नर जनरल था लॉर्ड डफरिन। दूसरा है इस्लिंगटन आयोग जो 1912 में गठित हुई, गवर्नर था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तीसरा आया ली आयोग जो कि 1923 में हुई, लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में। आगे, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर कर दिया गया? ली आयोग। 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था और इसका सुझाव ली आयोग ने दिया था। आगे, भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई? सहायक संधि लॉर्ड बेलेजली द्वारा। आगे है भूमि सुधार के उद्देश्य से अस्थायी बंदोबस्त, यह था लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। उसके बाद
भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई? लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? हैदराबाद 1798 ईस्वी में किया गया था। आगे, व्यक्तिगत का सिद्धांत या राज हड़प नीति या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को किसके द्वारा लागू किया गया? लॉर्ड डलहौजी। आगे यहाँ दिया गया है नोट्स में, राज हड़प नीति में कहा गया है कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया? ऑट्रम रिपोर्ट। आगे, व्यापकगत सिद्धांत के अंतर्गत अधिगृहित किए गए राज्य। पहला राज्य था सतारा जिसे 1848 में, जैतपुर को 1849, संबलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854 और अवध 1856 ईस्वी में अधिग्रहित की गई थी। आगे, चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति किससे संबंधित है? जॉन लॉरेंस से। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? लॉर्ड कैनिंग के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ। वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता इंडियन पीनल कोड या आईपीसी किसके कार्यकाल में निर्मित की गई? आईपीसी निर्मित की गई लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। नोट से, राज उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि 1876 में दी गई। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया? स्ट्रेची आयोग। 1880 ईस्वी में भारत का प्रथम अकाल आयोग था लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में स्ट्रेची आयोग। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। यहाँ है ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार। नेपाल पर 1816 ईस्वी में गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग। सिंध 1843 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो। भूटान पर 1865 गवर्नर लॉर्ड लॉरेंस। बर्मा 1885 लॉर्ड डफरिन। 1849 ईस्वी में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ। उस समय डलहौजी, जो कि 1848 से 56 ईस्वी तक था, भारत का गवर्नर जनरल था। अब आगे है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। आप लोग शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आगे है धन निष्कासन के सिद्धांत ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया? दादा भाई नौरोजी। वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी। यह विचार किसने दिया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? कार्ल मार्क्स। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है? रजनी पामदत्त। वर्ष 1907 में टिस्को की स्थापना किसके द्वारा की गई? जे.एन. टाटा द्वारा। कुटीर उद्योगों के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी। वर्ष 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती बस्त्री की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई? कवासजी डावर द्वारा। वर्ष 1855 में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया? श्रीरामपुर, पश्चिम बंगाल। भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित हुआ? वर्ष 1833। नोट से है प्रसिद्ध इतिहासकार के.एम. पनिकर ने 1765 ईस्वी से 1762 ईस्वी के काल को डाकू राज कहा है। डाकू राज कहा गया 1765 से 1772 के काल को एम पनिकर द्वारा। आगे दिया गया है कृषि पद्धतियाँ। प्रमुख कृषि पद्धतियाँ। 3 कठिया प्रथा। इस प्रथा का अंतर्गत
चंपारण बिहार के किसानों को अपने अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध पर अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। एक है ददनी प्रथा। ददनी प्रथा की विशेषता यह है कि इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों, शिल्पियों आदि से निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम अथवा पेशगी के रूप में धन देते थे। आगे यहाँ है ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था। ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था जो 3 भाग में था: स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महालवाड़ी। अस्थायी बंदोबस्त को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया 1793 में। पहले हम अस्थायी बंदोबस्त को जानते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में लागू किया गया, जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में शामिल था। समस्त ब्रिटिश भारत का 19% और यह भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए जमींदार को दी जाती थी। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदार की थी। वही रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करें तो इसकी शुरुआत थॉमस मुनरो ने 1820 ईस्वी में किया और रैयतवाड़ी व्यवस्था बम्बई, मद्रास, असम में शामिल था। इसका समस्त ब्रिटिश भारत का 51% था। इसमें भूमि का मालिक किसान होता था। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसान की होती थी। कर की दर 33% से 55% तक हुआ करता था रैयतवाड़ी व्यवस्था में। वही तीसरा है महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था को होल्ट मैकेंजी ने 1822 ईस्वी में लाया और यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, पंजाब में शामिल था। इसमें समस्त ब्रिटिश भारत का 30% वही भूमि पर गांव का अधिकार होता था। महालवाड़ी व्यवस्था में भूमि पर गांव का, जबकि रैयतवाड़ी में किसान का और जमींदारी में जमींदार का। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी समस्त गांवों के मुखिया की होती थी और कर की दर लगभग 60% तक होता था। बात करें अगर इन तीनों के प्रभाव की, तो इसमें पारंपरिक अर्थव्यवस्था का विघटन हुआ, कृषकों की दरिद्रता बढ़ी, कृषि में ठहराव तथा अवनति हुई, पुराने जमींदारों का उन्मूलन तथा नए जमींदारों का उदय हुआ और कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ। अब आगे, वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू की गई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था, जो कि लगभग 51% भारत में थी। अस्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट का सिद्धांत किससे संबंधित है? भू राजस्व के निर्धारण से। यह है भारत में रेलवे का जनक। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। डलहौजी के प्रयत्नों के कारण ही महाराष्ट्र में सन 1853 ईस्वी में बम्बई से ठाणे तक प्रथम रेल चलाई गई थी। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने इरादेदारी प्रथा, फार्मिंग सिस्टम का प्रारंभ भू राजस्व की वसूली के लिए किया था। यानी फार्मिंग सिस्टम शुरुआत किया गया वारेन हेस्टिंग्स द्वारा। अब आगे है सन 1857 की क्रांति। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सन 1857 की क्रांति। टॉपिक जानने से पहले आप लोग एक बार इसे शेयर जरूर कर दें। हाँ, शुरू करेंगे। 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? मेरठ से 10 मई 1857 को 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? बैरकपुर, पश्चिम बंगाल। 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे? कमल और रोटी। वर्ष 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। नोट से है, अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों के प्रभाव ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? पॉम्पटन। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी है? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले
सर्वाधिक असैनिक सैनिक किस राज्य या क्षेत्र से थी? अवध से। आगे 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। नोट से है, केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रणनीति के कारण 1857 का विद्रोह असफल रहा। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था? बेगम हजरत महल ने। 1857 ईस्वी में के स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया? कैप्टन ह्यूरोज ने। असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? दीवान मनीराम दत्त। फैजाबाद में विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था? मौलवी अहमदुल्ला। या फैजाबाद से 1857 के नेता थे। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहेब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया? तात्या टोपे। रामचंद्र पांडुरंग को। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? बहादुर शाह जफर ने सेनापति नियुक्त किया था बख्त खां को। अब यहाँ समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख केंद्र प्रमुख विद्रोही नेता। पहला केंद्र था दिल्ली। दिल्ली का विद्रोही नेता बहादुर शाह द्वितीय और इसका सैन्य नेतृत्व था बख्त खां के पास। विद्रोह की तिथि थी 11 मई 1857 और इसके दमनकर्ता थे निकलसन एवं हडसन। वही लखनऊ के विद्रोह के नेता थे बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर। वही विद्रोह तिथि थी 4 जून 1857। दमनकर्ता कॉलिन कैंपबेल। झांसी और ग्वालियर, यहाँ पे झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर से तात्या टोपे। तिथि थी 4 जून 1857 जनरल ह्यूरोज के कारण में। कानपुर से थे नाना साहेब तात्या टोपे उस समय सैन्य नेतृत्व कर रहे थे। 5 जून 1857 को कॉलिन कैंपबेल के दमन करता थे। इलाहाबाद से लियाकत अली। 6 जून 1857 को कर्नल नील। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। जून 1857 कर्नल नील इसके दमन करता हुए। जगदीशपुर से कुंवर सिंह और अमर सिंह। 12 जून 1857 को विलियम टेलर व विंसेंट आयर के साथ। बरेली से खान बहादुर खां। जून 1857 विंसेंट आयर। फतेहपुर से अजीमुल्ला खां। 1857 ईस्वी जनरल रेनॉल्ड। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे। इन्हें इस विद्रोह का अखिल भारतीय नेता माना गया था। आगे वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। इसके माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? 1 नवंबर 1858 को। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन किस आयोग का गठन किया गया? पील आयोग। भारतीय सेना का पुनर्गठन पील आयोग के द्वारा किया गया। वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया? भारत का प्रथम वायसराय 1857 शासन अधिनियम द्वारा लॉर्ड कैनिंग। 1857 ईस्वी के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक रहा? मिर्जा गालिब। नोट से है, भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग तथा जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाई रखी थी। 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सर सैयद अहमद खां। नोट से है, वर्ष 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह द्वारा किया गया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? ग्वालियर के सिंधिया। यहाँ दिया गया है 1857 पर आधारित प्रमुख पुस्तक है द ग्रेट रिवेलियन। लेखक अशोक मेहता।
फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, विनायक दामोदर सावरकर, 1857, एस.एन. सेन, सिपाही इम्यूनिटी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, आर.सी. मजूमदार, हिस्ट्री ऑफ इंडियन इम्यूनिटी, टी.आर. होम्स, रिवेलियन 1857, पी.सी. जोशी, कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट, सर सैयद अहमद खान। आगे, किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? बी.डी. सावरकर। 1857 के विद्रोह को एक संयंत्र की संज्ञा किसने दी? सर जेम्स ऑटरम एवं डब्ल्यू टेलर। तथाकथित भारत प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका है? आर.सी. मजूमदार का। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एस.एन. सेन। अब यहाँ है 1857 विद्रोह पर आधारित प्रमुख मत। इतिहासकार हैं डॉक्टर एस.एन. सेन। उनका मत है जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। अशोक मेहता। 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। बी.डी. सावरकर। 1857 ईस्वी का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। सर जॉन लॉरेंस। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। बेंजामिन डिज़रायली का कथन है 1857 ईस्वी का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। पी. रॉबर्टसन। 1857 ईस्वी का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तत्कालीन कारण चर्बी युक्त था। यह कथन है रॉबर्टसन का। टी.आर. होम्स। यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। डब्ल्यू टेलर और जेम्स ऑटरम। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का संयंत्र था। और रीज का कथन है यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर ह्यूरेज ने कहा था भारतीय विद्रोहियों में वह एक अकेली पुरुष थी। अब यहाँ है प्रमुख किसान एवं जनजातीय विद्रोह। फ्रेंड्स, मैं बता दूं, अभी जैसे हमने जाना 1857 की क्रांति, वही अब जानेंगे प्रमुख किसान एवं जनजातीय विद्रोह। इस सभी से पहले ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न अपलोड किए गए हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप लोग जरूर जा करके देखेंगे, वहाँ पर प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। चलिए, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र रहा पटना। 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? 1857 विद्रोह के बाद बंगाल में नील विद्रोह हुआ था जो कि 1859 से 1860 तक चली। आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आवा के नाम से किसे जाना जाता है? बिरसा मुंडा। संथाल विद्रोह जो कि 1855 से 56 ईस्वी के बीच हुआ, नेतृत्व सिंधु एवं कान्हू ने किया था। इस विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस उपन्यास में किया गया? आनंद मठ। हो विद्रोह कब हुआ था? हो विद्रोह 1820 से 1821 के मध्य हुई। संबलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता कौन है? सुरेंद्र शाही। नोट से है महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना वासुदेव बलवंत फडके के स्थापित किया था। कूका आंदोलन जो कि 1840 से 72 ईस्वी तक चला, किसने संगठित किया था? गुरु राम सिंह। उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित था? बिरसा मुंडा से। आगे, बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित थे? झारखंड, तत्कालीन बिहार। नील कृषकों की दुर्दशा पर रचित नाटक नील दर्पण के लेखक कौन हैं? दीनबंधु मित्र। पागलपंथी विद्रोह का मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था? शेरपुर के गारो पहाड़ियों तक। फराइजी विद्रोह का नेता कौन था? दादू मियाँ। छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह कब हुआ? 1820 ईस्वी में। मुंगेर के बड़हिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? बकास्त भूमि की वापसी की मांग। कोल विद्रोह जो कि 1831 से 32 का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? बुद्धो भगत ने। नोट से मानव बलि प्रथा मौर्य
का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह खोंड जनजाति ने किया था। मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1899 में। 1857 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया? मेजर बारो को। सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय किसे जाता है? वारेन हेस्टिंग को। यहाँ दिया गया है प्रमुख जनजातीय विद्रोह। पहला है जनजाति चुआर, इसके नेतृत्वकर्ता राजा जगन्नाथ, वर्ष 1768, प्रभावित क्षेत्र नानभूम व बीरभूम, पश्चिम बंगाल। हो जनजाति राजा पराहात, वर्ष 1820, 22 और 32, क्षेत्र था सिंहभूम एवं छोटा नागपुर। भील, भील के नेतृत्वकर्ता सेवाराम और त्रियंबक, वर्ष 1818 से 48, प्रभावित क्षेत्र खानदेश। खासी, खासी जनजाति राजा तीरथ सिंह, मुकुंद सिंह व बारमानिक, 1829 से 32, खासी पहाड़ी, असम और मेघालय। कोल विद्रोह, बुद्धो भगत व गंगा नारायण, 1831 से 32 के इसमें छोटा नागपुर। रंपा विद्रोह, अल्लूरी सीतारामाजू, 1879, आंध्र प्रदेश में। खोंड चक्र बिश्नोई, 1846 से 48 और 1855 में खोंडमल, उड़ीसा। संथाल विद्रोह, सिंधु व कान्हू, 1855-56 में। राजमहल पहाड़ी, पश्चिम बंगाल। मुंडा, मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा द्वारा 1899 और 1900 में छोटा नागपुर में। भील, दौलत सिंह द्वारा 1914 से 15, बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर, दक्षिणी राजस्थान। पावना विद्रोह 1873 से 76 का प्रमुख नेता ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल एवं केशव चंद्र राय थे। आगे बेलू थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? केरल में। नोट से है भीलों द्वारा मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति प्रारंभ की गई थी। गडकरी विद्रोह का केंद्र किस स्थान पर था? कोल्हापुर। जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? ठक्कर बापा ने। खरवार आदिवासी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1874 में। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल, मालाबार तट पर। नोट से है गोविंदगिरी एवं मेवाड़, बांगड़ और भारा पास के क्षेत्रों में निवास करने वाले भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़ी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। भीलों के सामाजिक सुधार के लिए लसोड़ी आंदोलन प्रारंभ की गई। अहम विद्रोह जो कि 1828 से 35 किस राज्य से संबंधित है? असम। राम सिंह के नेतृत्व में संचालित कूका आंदोलन की शुरुआत मूलतः किसके द्वारा की गई? भगत जवाहरलाल सेन के द्वारा साहब। महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ था? भील विद्रोह। नोट से है बिरसा मुंडा ने एकेश्वरवाद की स्थापना पर बल दिया था। यहाँ दिया गया है मैप में किसान और नागरिक विद्रोह। अब देख सकते हैं मैप में, अगर पंजाब में देखें तो कूका विद्रोह 1840 से 72 ईस्वी, नेतृत्व भगत जवाहरलाल, बालक सिंह और राम सिंह कूका। राजस्थान में भील विद्रोह 1820 से 25, दशरथ हिरिया सेवाराम द्वारा। उसके बाद गुजरात में कच्छ विद्रोह 1860 में भारतमल एवं झरेजा द्वारा और बघेरा विद्रोह 1818 में गुजरात में। फिर महाराष्ट्र में हुआ गडकरी विद्रोह 1844 ईस्वी में, नेतृत्व बाबाजी अहिरेकर। गडकरी मराठा किले के संरक्षक हुआ करते थे उस समय। कर्नाटक में किट्टूर विद्रोह 1824 से 29, नेतृत्व चिन्ना बरयप्पा। उसके बाद पश्चिमी घाट में रामोसी विद्रोह 1822 में, चित्तर सिंह, वासुदेव बलवंत फड़के। तमिलनाडु में पौलीगरों का विद्रोह 1801 में कट्टा बम्मन के नेतृत्व में। गंजाम विद्रोह 1800 से 1805 में श्रीकर भंज ने। आंध्र प्रदेश में रंपा विद्रोह 1879 में, नेतृत्व सीताराम राजू। चेंचू आदिवासी आंदोलन 1920 में, नेतृत्व मोतीलाल तेजावत। उसके बाद पूर्वी गोदावरी में कोया विद्रोह, यह वर्तमान का तेलंगाना क्षेत्र है। कोया विद्रोह 1879 से 80 में, नेतृत्व टोम्मा सोरा। उसके बाद उड़ीसा में हुआ खोंड विद्रोह 1837 में, नेतृत्व चक्र बिसोई। पाइका विद्रोह 1817, नेतृत्व बक्सी जगबंधु। संबलपुर विद्रोह 1833 से 62, नेतृत्व सुरेंद्र शाही।
उसके बाद पश्चिम बंगाल में सन्यासी विद्रोह 1770 में सन्यासी गिरी संप्रदाय द्वारा, फकीर विद्रोह 1776 मजून शाह चिराग द्वारा, पागलपंथी विद्रोह 1813 में करम शाह और टीपू मीर द्वारा, फराइजी विद्रोह 1820 में दादू मियाँ और भूमिज विद्रोह 1833 में। उसके बाद झारखंड में कोल विद्रोह 1831, भुद्दो भगत, संथाल विद्रोह 1855-56, सिद्धू कानू, खैरवार विद्रोह 1874, मुंडा विद्रोह 1899, ताना भगत आंदोलन 1914, नेतृत्व थे यात्रा भारत, युवान व जुआंग विद्रोह 1867-68, नेतृत्व रन नायक। आगे है बिहार में बहावी आंदोलन 1830 से 60 के बीच में, नेतृत्व सैयद अहमद बरेलवी। उसके बाद चेरो विद्रोह 1801 में, नेतृत्व भूषण सिंह। आगे असम में अहोम विद्रोह 1828, नेतृत्व गोमधर कुबर। खासी विद्रोह 1828 से 33, राजा तीरथ सिंह। नागालैंड में नागा विद्रोह 1831, रानी गौंडिल्यू द्वारा। मणिपुर में कुकी विद्रोह 1917 में। आगे गोंगी नेगी रंगा बाइकुलू भारतीय राष्ट्र स्वतंत्रता सेनानी, संसद नेता तथा भारतीय किसान आंदोलन के पिता माने जाते हैं। गोंगोगनी राय रंगा बाइकुलू। अब यहाँ दिया गया है विभिन्न किसान आंदोलन एक दृष्टि में। मैं सिर्फ आपको कंटिन्यू पढ़ता जाऊंगा। पहले आपको मिलेगा आंदोलन, फिर प्रभावित क्षेत्र, उसके नेतृत्वकर्ता और कारण। पहला है मोपला विद्रोह, प्रथम चरण 1836 से 54, मालाबार क्षेत्र में के.एन. हाजी द्वारा अंग्रेजों द्वारा नई राजस्व व्यवस्था लागू करना। नील विद्रोह 1859 से 60, बंगाल में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास द्वारा। कारण था यूरोपीय लोगों द्वारा किसानों से बलपूर्वक नील की खेती करवाने के लिए नील विद्रोह। पावना विद्रोह 1873 में बंगाल, ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल एवं केशव चंद्र राय। कारण अधिक लगान तथा वर्ष 1859 के अधिनियम के अंतर्गत मिली काश्तकारों की जमीन पर कब्जे के विरुद्ध षड्यंत्र और बेदखली। दक्कन विद्रोह 1874 से 75, महाराष्ट्र के पूना, अहमदनगर, सोलापुर व सतारा जिला। बाबा साहेब देशमुख नेतृत्व करता थे। कारण है रैयतबारी वाले क्षेत्र के किसान कर्ज अदायगी को लेकर महाजनों के जाल में फंस गए। कपास की गिरती कीमतें व काल के बावजूद लगान की दर में अत्यधिक वृद्धि। अगला है चंपारण सत्याग्रह 1917। यह चंपारण, रामनगर, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी क्षेत्र था। महात्मा गांधी नेतृत्वकर्ता तिनकठिया प्रणाली के विरोध में। खेड़ा सत्याग्रह 1918, खेड़ा गुजरात में, महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल द्वारा। कारण फसल बर्बाद होने के बावजूद सरकार द्वारा मालगुजारी वसूल किया जाना। अवध विद्रोह आंदोलन, अवध किसान आंदोलन 1920, प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर और फैजाबाद। नेतृत्वकर्ता झिंगुरी लाल सिंह और बाबा रामचंद्र। कारण अवैध लगान व बेदखली अधिनियम लागू। अवैध मालगुजारी संशोधन नियम से लगान में बढ़ोतरी। एक आंदोलन 1920 से 21 में बाराबंकी, हरदोई, बहराइच और सीतापुर। नेतृत्वकर्ता मदारी पाल सिंह और कारण लगान में विद्रोह वृद्धि। मोपला विद्रोह द्वितीय चरण 1921 में मालाबार क्षेत्र में अली मुदलियार के शासन में अधिक लगान व बेदखली के कारण। बारदोली सत्याग्रह 1928 में सूरत का बारदोली तालुक सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा लगान में बढ़ोतरी के कारण। पंजाब में किसान आंदोलन 1930 से 40, जालंधर, अमृतसर, होशियारपुर, लैलापुर और शेखुपुरा। सोहन सिंह भागनाथ, ज्वाला सिंह, तेज सिंह, मास्टर हरि सिंह और बाबा के नेतृत्व में भू राजस्व में कटौती, ऋणों में भुगतान में स्थगन। तत्कालीन कारण अमृतसर व लाहौर में भू राजस्व का पुनर्निर्धारण, राजस्व का पुनर्निर्धारण, नहर कर में वृद्धि कारण। तेभागा आंदोलन 1946, दिनाजपुर, रंगपुर, जलपाईगुड़ी, मिदनापुर, 24 परगना। कंपाराम, भवन सिंह और मली के नेतृत्व में बटाईदारों ने निर्णय लिया कि वे जोतेदारों के आधे के स्थान पर 1/3 उपज देगा। यह कारण बनी। उसके बाद तेलंगाना आंदोलन 1946 से 51, तेलंगाना में सामूहिक नेतृत्व द्वारा निजाम, जमींदार, साहूकार तथा व्यापारियों के विरुद्ध संघर्ष। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात चलाए गए भूदान आंदोलन का नेतृत्व विनोबा भावे ने किया था।
अब आगे ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास, इसका भी ऑब्जेक्टिव डाला गया है, उसे आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में जरूर देख लेंगे। बिहार स्पेशल प्लेलिस्ट में उसे क्राउन ऑब्जेक्टिव में आपको वह प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बात करेंगे ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास का। व्यक्तिगत प्रयासों से सर्वप्रथम कलकत्ता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना किसके द्वारा किया गया? कलकत्ता में प्रथम मदरसा वॉरेन हेस्टिंग द्वारा। वर्ष 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई? 1784 में विलियम जोन्स द्वारा। नोट से है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अधीन सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स बिलिंकिस ने किया था तथा कालिदास की रचना अभिज्ञान शकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स द्वारा किया गया था। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन ने। वर्ष 1800 में कलकत्ता में सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख रुपये खर्च करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया? चार्टर अधिनियम 1813 में 1 लाख रुपये खर्च का। ओंगल प्राच्य विवाद, एंगलिस्टिक ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी किससे संबंधित है? भारत में शिक्षा पद्धति लागू करने के तरीके से। नोट से, भारत में शिक्षा प्रसार हेतु ओंगलवादी यूरोपीय ज्ञान अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे, जबकि प्राच्यवादी भारतीय व्यापारिक ज्ञान, पारंपरिक ज्ञान एवं भारतीय भाषाओं के समर्थक थे। शिक्षा के संबंध में विख्यात अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रवर्तक कौन थे? ऑकलैंड। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रवर्तक ऑकलैंड। लॉर्ड मैकाले किस शिक्षा पद्धति से संबंधित है? अंग्रेजी शिक्षा पद्धति। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत कब प्रारंभ की गई? 1835 के मैकाले स्मरण पत्र से। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वायसराय के शासनकाल में आरंभ की गई? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? वुड घोषणा पत्र 1854। आगे, वुड घोषणा पत्र के सुझाव पर कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में किस वर्ष विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई? वर्ष 1857। नोट से है, मनुस्मृति वह प्रथम ग्रंथ है जिसका अनुवाद सबसे पहले संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में एक कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से प्रकाशित हुआ। पेरिस ईस्ट रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किस भारतीय को प्रदान की गई थी? माइकल मधुसूदन दत्त को। बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों से हुई? D.K. कर्वे के। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए किसने प्रबल रूप से वकालत की थी? धार्मिक शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। नोट से है, भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट ने वर्ष 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। वर्ष 1916 में मदन मोहन मालवीय ने के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। आगे, वर्ष 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय द्वारा। वर्ष 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जेम्स टॉमसन। कुछ प्रमुख शिक्षा आयोग। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में लॉर्ड डलहौजी के समय। हंटर आयोग 1882 में लॉर्ड रिपन के समय। रैले आयोग, जिसे विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है, 1902 में लॉर्ड कर्जन। सैंडलर आयोग 1917 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इंचकैप आयोग 1923 में लॉर्ड रीडिंग। हार्टोंग समिति प्रारंभिक शिक्षा 1929 में लॉर्ड इरविन। लिंडसे आयोग, जो प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है, 1929 में लॉर्ड इरविन के समय। सार्जेंट आयोग 1944 में लॉर्ड बेवेल के समय। राधा कृष्णन आयोग 1948 लॉर्ड माउंटबेटन के समय। वर्ष 1937 में गांधी जी द्वारा प्रस्तुत
वर्धा योजना शिक्षा से संबंधित थी। अब आगे आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, इसका भी आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, चेक करेंगे क्रॉन ऑब्जेक्टिव प्लेलिस्ट को। अब आगे आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, यहाँ से शुरू करेंगे। आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? वर्ष 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ था? लॉर्ड लिटन। वर्ष 1866 में संपादित ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का संपादक कौन था? नवीन चंद्र राय। भारत में सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने। अल हिलाल एवं अल बलाल नामक पत्रिकाएं किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? मौलाना अबुल कलाम आजाद। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष। रामानंद चटर्जी द्वारा बंगाली भाषा में संपादित मॉडर्न रिव्यू पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? कलकत्ता। नोट्स दिया गया है। वर्ष 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में रद्द कर दिया था। रिपन को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बाल गंगाधर तिलक। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? होम रूल पार्टी ने। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? हिंदू पैट्रियट। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने प्रारंभ किया था? तारक नाथ दास। नोट से है, कानपुर से प्रकाशित प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विषय बना दिया। यह बिजौलिया आंदोलन। फारसी साप्ताहिक मिराज उल अखबार किसके द्वारा प्रकाशित होता था? राजा राम मोहन राय। रॉबर्ट नाइट ने कलकत्ता से वर्ष 1878 में अंग्रेजी भाषा की किस पत्रिका का संपादन किया था? स्टेट्समैन। आगे वर्ष 1861 में इंडियन मिरर नामक अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? कलकत्ता से। बहिष्कृत भारत पत्रिका से किसका संबंध था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हरिजन पत्रिका के प्रारंभकर्ता कौन थे? महात्मा गांधी। लिटन द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित कर किस वर्ष भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया? वर्ष 1878 में लिटन द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। नोट से है, वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू में वंदे मातरम समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। लीडर अखबार किस कार्य के लिए प्रसिद्ध था? उदारवादियों की नीतियों का प्रचार करने के लिए। अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र वंदे मातरम के साथ किसका संबंध है? अरविंद घोष। किस पत्रिका ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था? पायनियर। नील आंदोलन का समर्थन करने वाली पत्रिका हिंदू पैट्रियट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी थे। स्वदेश वाहिनी नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? के रामकृष्ण पिल्लई। अंग्रेजी समाचार पत्र इंडिपेंडेंट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? मोतीलाल नेहरू। मराठी भाषा की पत्रिका केसरी के संपादक कौन थे? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? इंडियन नेशन का पटना से। नोट से है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के समाप्त होने के एक सप्ताह बाद कलकत्ता के समाचार पत्र द इंडियन मिरर ने लिखा, बम्बई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ती है। अंग्रेजी समाचार पत्र लीडर का संपादन मदन मोहन मालवीय ने अभ्युदय पत्रिका के पश्चात किया था। आगे यहाँ दिया गया है प्रमुख समाचार पत्र व पत्रिकाएं। बंगाल गजट, यहाँ पे आपको एक इस तरह से दिया गया पत्रिकाएं, प्रकाशन वर्ष, उसके संस्थापक, कहाँ से प्रकाशित होते थे और किस भाषा में। बंगाल गजट 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा कलकत्ता से अंग्रेजी भाषा में। बंगाल गजट पुनः 1816 ईस्वी में गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा कलकत्ता में अंग्रेजी भाषा में। समाचार दर्पण 1818 में मार्समैन द्वारा कलकत्ता से बंगाली भाषा में। दिग्दर्शन 1818 में मार्समैन द्वारा कलकत्ता से बंगाली भाषा में।
संवाद कौमुदी 1821 में राजा राम मोहन द्वारा कलकत्ता से बंगाली भाषा में। मिरातुल अखबार 1822 में राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता से फारसी भाषा में। बॉम्बे समाचार 1822 फरदुंजी मर्जवान बम्बई गुजराती में। बंगदत्त 1830 में द्वारिका नाथ टैगोर और प्रसन्त टैगोर कलकत्ता से बंगाली भाषा में। जामे जमशेद 1831 में PM मोतीवाला बम्बई से फारसी में। रफ्त गुप्तार 1851 में दादा भाई नौरोजी बम्बई से गुजराती में। सत्य प्रकाश 1852 में करसोन दास मुलजी अहमदाबाद गुजराती में। हिंदू पैट्रियट 1853 में गिरीश चंद्र घोष और हरीश चंद्र मुखर्जी कलकत्ता से अंग्रेजी भाषा में। सोम प्रकाश 1859 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर कलकत्ता से बंगाली भाषा में। इंडियन मिरर 1861 में देवेंद्रनाथ टैगोर मनमोहन घोष कलकत्ता से अंग्रेजी भाषा में। टाइम्स ऑफ इंडिया 1861 से अंग्रेजी प्रेस बम्बई से अंग्रेजी में। इंदु प्रकाश 1862 में जस्टिन रनाडे बम्बई से मराठी में। नेटिव ओपिनियन 1864 BN मांडलिक बम्बई अंग्रेजी से। पायनियर 1865 में अंग्रेजी प्रेस द्वारा इलाहाबाद अंग्रेजी में। कवि वचन सुधा 1867 में भारतेंदु हरीश चंद्र वाराणसी हिंदी में। अमृत बाजार पत्रिका 1868 में मोतीलाल घोष और शिशिर घोष कलकत्ता बंगाली में। मद्रास मेल 1868 अंग्रेजी प्रेस मद्रास में अंग्रेजी। बंग दर्शन 1873 में बंकिम चंद्र भट्ट के द्वारा कलकत्ता में बंगाली भाषा में। द ट्रिब्यून 1881 में सरदार दयाल सिंह मंजीठिया लाहौर अंग्रेजी भाषा में। हिंदी प्रदीप 1877 बालकृष्ण भट्ट वाराणसी हिंदी में। हिंदू 1878 में बी राघवाचारी मद्रास से अंग्रेजी। बंगाली 1879 SN बनर्जी द्वारा कलकत्ता में अंग्रेजी में। बंगवासी 1881 में जोगिंदर नाथ बोस कलकत्ता बंगाली में। मराठा 1881 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा बम्बई से अंग्रेजी में। केसरी 1881 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा बम्बई से मराठी में। इंडिया 1890 में दादा भाई नौरोजी द्वारा बम्बई से अंग्रेजी में। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड 1899 सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा दिल्ली से अंग्रेजी में। इंडियन रिव्यू 1900 में GA नटेशन मद्रास अंग्रेजी। इंडियन ओपिनियन 1903 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका अंग्रेजी में। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन से अंग्रेजी में। युगांतर 1806 में भूपेंद्र दत्त और बारिंद्र घोष कलकत्ता से बंगाली में। वंदे मातरम 1909 में लाला हरदयाल श्यामजी कृष्ण वर्मा पेरिस से अंग्रेजी में। प्रताप 1910 में गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा कानपुर से हिंदी में। अब आगे जानेंगे सामाजिक धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन। आप लोग शेयर लाइक जरूर करते रहेंगे। यहाँ पर बता दूं सामाजिक धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार से भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं, उसे आप क्राउन ऑब्जेक्टिव सीरीज प्लेलिस्ट में जा करके देख लेंगे और उसे भी लगाएंगे। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। नोट से है राजा राम मोहन राय को भारत में सुधार आंदोलन तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय किस शिक्षा पद्धति के समर्थक थे? पाश्चात्य अंग्रेजी शिक्षा पद्धति। राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1828। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद पर। संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा तथा मिरातुल अखबार फारसी भाषा के संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय। वर्ष 1815 में एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय ने किस संस्था का गठन किया? आत्मीय सभा। नोट से है ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर वर्ष 1865 में केशव चंद्र सेन व देवेंद्रनाथ टैगोर के मध्य विवाद हुआ। फलस्वरूप केशव चंद्र सेन ने मूल ब्रह्म समाज से अलग हो गए और 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। यही बाद में भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने 1866 में किए। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है? ब्रिस्टल इंग्लैंड में। 1872 में नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करवाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? केशव चंद्र सेन।
वर्ष 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? देवेंद्रनाथ टैगोर। वर्ष 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? स्वामी दयानंद सरस्वती। नोट से है, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किस भाषा में लिखी गई? संस्कृत में। आगे, किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? दयानंद सरस्वती। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना, स्वामी दयानंद सरस्वती। किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया था? राधाकांत देव। वर्ष 1867 में केशव चंद्र की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पंडू द्वारा। किस एक समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? महादेव गोविंद रनाडे को। वर्ष 1897 में विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? कलकत्ता। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संवाद शिकागो में कब भाग लिया? 1893। सिस्टर निवेदिता कौन थी? विवेकानंद की शिष्या मार्गरेट नोबेल। नोट से है, 19वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे। न्यूयॉर्क में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1875। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? मद्रास के अड्यार में। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी को किसने के प्रयत्नों से सफलता मिली? एनी बेसेंट। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। नोट से है, वर्ष 1851 में नौरोजी फरदोंजी, दादा भाई नौरोजी, एस.एन. बंगाली और के कामा के सहयोग से रहनुमाई मजद्यास्यानन सभा गठित की गई तथा सभा के संदेश को पारसी समाज तक पहुंचाने के उद्देश्य से पत्रिका राष्ट्रगोप्तार नामक पत्रिका प्रारंभ की गई। दलित जातियों के कल्याण के लिए ज्योतिबा फूले ने किस वर्ष 1873 में किस संस्था की स्थापना की? सत्य शोधक समाज। स्वतंत्रता के पश्चात मौलाना आजाद अबुल भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना मौलाना अबुल आजाद द्वारा। अब आगे, ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती देने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? बी रामास्वामी नाइकर, पेरियार में। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिव दयाल साहब। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फूले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। अब यहाँ बॉक्स में दिए गए हिंदू धार्मिक सामाजिक आंदोलन, यहाँ पर उसके संस्थापक, स्थापना स्थल और प्रमुख उद्देश्य दिए गए हैं। बात करेंगे आत्मीय सभा की। संस्थापक थे राजा राम मोहन राय 1815 ईस्वी में कलकत्ता में और इसका उद्देश्य था हिंदू धर्म की बुराइयों पर आक्रमण एवं एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार करना। उसके बाद ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 ईस्वी में कलकत्ता में, इसका उद्देश्य एकेश्वरवाद का प्रसार कर था और पहले इसका नाम ब्रह्म सभा था। धर्म सभा राधाकांत देव 1829 ईस्वी कलकत्ता में, इसकी स्थापना ब्रह्म समाज के विरोध में हुई तथा इसका उद्देश्य हिंदू धर्म की रक्षा करना था। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर 1839 में कलकत्ता, इसका उद्देश्य राजा राम मोहन राय के विचारों को प्रचार करना था। परमहंस मंडली दादोबा पांडुरंग द्वारा 1849 ईस्वी में बम्बई में, इसका उद्देश्य जाति प्रथा के बंधनों को समाप्त करना था। भारतीय ब्राह्मण समाज केशव चंद्र सेन द्वारा 1866 में कलकत्ता में और इसका उद्देश्य ब्राह्मण समाज से अलग होकर केशव चंद्र सेन ने नई संस्था स्थापित की और इस विभाजन के बाद मूल समाज की आदि ब्राह्मण समाज कहा गया। प्रार्थना सभा आत्माराम पंडू द्वारा 1867 में बम्बई में, इसका प्रमुख उद्देश्य हिंदू धर्म के विचारों तथा प्रचलित मान्यताओं में सुधार करना था। आर्य समाज थियोसोफिकल सोसाइटी आर्य समाज दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में बम्बई, हिंदू धर्म के सुधार तथा हिंदुओं का धर्म परिवर्तन रोकना था। थियोसोफिकल सोसाइटी मैडम एच ब्लाटीवस्की व हेनरी ऑलकॉट द्वारा 1875 में न्यूयॉर्क,
इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य प्राचीन हिंदू धर्म एवं दर्शन का प्रसार तथा विश्व हिंदू बंधुत्व की भावना विकसित करना था। साधारण ब्रह्म समाज संस्थापक शिवनाथ शास्त्री आनंद मोहन बोस 1878 ईस्वी कलकत्ता में ब्रह्म समाज में द्वितीय विभाजन, समाज की व्यवस्था तथा समाज सुधार के प्रश्न पर केशव चंद्र सेन के युवा अनुयायियों के एक वर्ग ने उन्हें छोड़ दिया। आगे इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस एम.जी. रनाडे द्वारा 1887 में बम्बई में भारतीय समाज में प्रचलित बुराइयों को दूर करके सोशल कॉन्फ्रेंस करना तथा महिला कल्याण करना। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में बेल्लूर, इसका उद्देश्य मानवतावादी एवं सामाजिक कार्य करना। भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में बम्बई मातृभूमि की सेवा के लिए भारतीयों को विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षित करना। पूना सेवा सदन रामाबाई रनाडे 1909 ईस्वी पूना महिला कल्याण को बढ़ावा देना व उत्थान करना। सोशल सर्विस लीग एस.एन.एम. जोशी 1911 बम्बई समान नागरिकों के लिए जीवन में बेहतर कार्य करने का अवसर प्रदान करना। वीमेंस इंडिया 1923 ईस्वी मद्रास, यह संस्था भारतीय महिलाओं के कल्याण हेतु गठित की गई थी। रहनुमाई मजदास्यान दादा भाई नौरोजी फरदुंजी एच.एन. बंगाली 1851 में बम्बई, इसका उद्देश्य फारसी या जरथुस्ट्र धर्म सुधार तथा सभी फारसी महिलाओं के आधुनिक चेतना का प्रसार करना था। महाराजा खेतड़ी के सुझाव पर नरेंद्र नाथ दत्त का नाम परिवर्तित कर स्वामी विवेकानंद रख दिया गया था। आगे सिख धर्म में सुधार के लिए नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? गुरु राम सिंह कुका द्वारा। महाराष्ट्र में किस सुधारक को लोकहितवादी की संज्ञा प्रदान की गई? गोपाल हरि देशमुख को। वर्ष 1910 इलाहाबाद में भारत राष्ट्रीय महामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? सरला देवी चौधरानी। महिलाओं के उत्थान के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? पंडित रमाबाई सरस्वती द्वारा। हाली पद्धति किससे संबंधित है? बंधुआ मजदूरी से। बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? मुकुंद राव पाटिल। पश्चिम भारत के प्रमुख समाज सुधारक डी.के. कर्वे ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया? महिला शिक्षा एवं विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में। भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? सर सैयद अहमद खां को। तहजीब उल अखलाक सभ्यता और नैतिकता नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? सर सैयद अहमद खां। नोट से सर सैयद अहमद खां तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद ने कांग्रेस के स्थापना के विरोध में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना शिव प्रसाद सिंह द्वारा। अब आगे दिया गया है भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन। याद मिलेगा आपको आंदोलन, संस्थापक स्थल और विशेषता। पहला है अलीगढ़ आंदोलन, जो सर सैयद अहमद खां इसके संस्थापक हुए अलीगढ़ में, और इसकी विशेषता है यह अंग्रेजी शिक्षा तथा ब्रिटिश सरकार के पक्ष में सबसे प्रभावी आंदोलन था। वर्ष 1875 में अहमद खान ने अलीगढ़ में मुहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की थी। अहमदिया आंदोलन, मिर्जा गुलाम अहमद पंजाब में, यह उदारवादी सिद्धांत पर आधारित आंदोलन था। इसमें जहर का विरोध किया गया। देवबंद आंदोलन, मोहम्मद कासिम नैनोतवी रशीद अहमद गंगोही। स्थान हुआ देवबंद, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। इसका मुख्य उद्देश्य कुरान की शिक्षाओं का प्रसार करना तथा अंग्रेजों का विरोध करना था। बहावी आंदोलन, सैयद अहमद राय बरेलवी, पटना इसका मुख्य केंद्र हुआ और यह प्रमुखतः सांप्रदायिक मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था। आगे अंग्रेजों द्वारा निर्मित सामाजिक सुधार के कानून व अधिनियम। पहला कानून है नवजात कन्या उत्थान कानून। गवर्नर जनरल जॉन शोर के समय 1795 में इस कानून के द्वारा कन्याओं की हत्या पर रोक लगाई गई। कन्याओं की हत्या पर रोक के लिए जॉन शोर के समय कन्या हत्या कानून लाया गया 1795 में। बाल हत्या निरोधक कानून लॉर्ड वेलेस्ली के काल में 1804 में इस कानून द्वारा नवजात शिशुओं को मारने पर रोक लगाई गई। सती प्रथा निषेध कानून विलियम बेंटिक के समय 1829 में इसके द्वारा सती प्रथा पर कानूनी रोक लगाई गई। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी
1856 द्वारा इस अधिनियम द्वारा विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दी गई। सम्मति आयु अधिनियम लैंसडाउन के समय 1891 में 12 वर्ष के कम आयु के बालकों के विवाह पर रोक। शारदा एक्ट लॉर्ड इरविन के समय 1929 में इस एक्ट के द्वारा बालकों तथा बालिकाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 और 14 वर्ष नियुक्त की गई। हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम लॉर्ड ऑकलैंड के समय 1937 में इसमें हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया। हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम 1937 लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा। दास प्रथा प्रतिबंध लॉर्ड एलनबरो 1943 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा दास प्रथा प्रतिबंधित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में जॉर्ज यूले जो कि एकमात्र ब्रिटिश को अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अब आगे है प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं। प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं के बारे में बात करेंगे। आप लोग शेयर लाइक कमेंट्स जरूर करते रहेंगे। द्वारिका नाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1838 में स्थापित भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था कौन सी थी? लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारिका नाथ टैगोर द्वारा। वर्ष 1867 में इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक एक संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई? दादा भाई नौरोजी द्वारा। भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नोट से है सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्रथम भारतीय हैं जिन्हें ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था किसे माना जाता है? इंडियन एसोसिएशन को। 25 सितंबर 1875 को इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 25 सितंबर 1875 को इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष द्वारा। सिविल सर्विसेज आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा। आनंद मोहन बोस द्वारा इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई? लंदन में। आगे है कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं। संस्था, संस्थापक, स्थापना वर्ष और मुख्यालय। देखिए तो पहला था लैंड होल्डर सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक द्वारका नाथ टैगोर हुए। 1838 में कलकत्ता इसका मुख्यालय। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम्स द्वारा 1839 में और इसका मुख्यालय कलकत्ता हुआ। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का संस्थापक जॉन थॉमसन। स्थापना वर्ष 1853, मुख्यालय कलकत्ता। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन देवेंद्र नाथ टैगोर एवं राधाकांत देव 1851 में, मुख्यालय कलकत्ता। बॉम्बे एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी द्वारा 1852 में बम्बई में। मद्रास नेटिव एसोसिएशन गुजलू नूरसुचेट्टी 1852 में मद्रास। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी 1866 में लंदन। पूना सार्वजनिक सभा गणेश वासुदेव जोशी व एम.जी. रनाडे 1870 में पूना में। इंडिया सोसाइटी के संस्थापक आनंद मोहन बोस 1872 में लंदन। इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस व सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1876 में कलकत्ता। नेटिव प्रेस एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा 1877 में दिल्ली में। मद्रास महाजन सभा पी आनंद चार्लो व वीर राघवाचारी 1884 में मद्रास। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बदरुद्दीन तैयब जी व फिरोज शाह मेहता 1885 बम्बई। अंबेडकर ने अपनी पुस्तक वेटिंग फॉर अ वीजा में जातिगत भेदभाव के शिकार होने की एक घटना का वर्णन किया है। अंबेडकर ने वेटिंग फॉर अ वीजा में जातिगत भेदभाव का वर्णन किया है। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय इतिहास का एक प्रमुख संगठन रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आप लोग शेयर करते रहेंगे। बात करेंगे कांग्रेस के बारे में। वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? ए.ओ. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित किया गया? 28 दिसंबर 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? व्योमेश चंद्र बनर्जी। नोट से है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पूना में आयोजित किया जाना था, लेकिन उस समय पुणे में बीमारी प्लेग फैल
जाने के कारण प्रथम अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी। स्वराज की को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा? दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया था? लॉर्ड डफरिन ने। प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था। बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम परिवर्तित कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? लाला लाजपत राय। नोट से बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? 1916 का लखनऊ अधिनियम। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख तत्व। प्रथम अध्यक्ष हुए WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। आगे, कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह किसने कहा था? सर सैयद अहमद खां। यह किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरा सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति से में सहयोग करना है। लॉर्ड कर्जन। नोट से सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वर्ष 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगांव, कर्नाटक में। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। वर्ष 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद किसे अध्यक्ष चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत लाला लाजपत राय द्वारा। नोट से है, महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। आगे, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य JB कृपलानी। किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ? लखनऊ अधिवेशन 1916। लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। यदि हम मेढक की तरह इस वर्ष में केवल एक बार टर्राएंगे तो भारतीयों को कोई सफलता नहीं मिलेगी। यह कथन है बाल गंगाधर तिलक की। अब यहाँ दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन, उसके वर्ष, स्थल, अध्यक्ष और प्रमुख घटनाएं एक एक करके समझेंगे। वर्ष 1885 बम्बई में WC बनर्जी और व्योमेश चंद्र अध्यक्ष हुए। प्रमुख घटनाएं हैं, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई के ग्वालियर टैंक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। ये प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, किंतु दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। 1886 का कलकत्ता प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन ने सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी पर आमंत्रित किया था। वर्ष 1887 में मद्रास अधिवेशन अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी सर्वप्रथम तमिल भाषा में भाषण दिया गया तथा शस्त्र अधिनियम संशोधन हुआ। 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन अध्यक्ष बने जॉर्ज यूले, जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, और जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपीय निर्वाचित अध्यक्ष बने। इलाहाबाद के गवर्नर ऑकलैंड के विरोध में के बावजूद सम्मेलन संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया। 1890 का कलकत्ता अधिवेशन अध्यक्ष फिरोज शाह मेहता। विशेषता,
कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गोंगली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया। 1896 का अधिवेशन कलकत्ता में रहमतुल्ला असयानी पहली बार वंदे मातरम गाया गया। 1896 कलकत्ता में। 1905 का बनारस अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष, बंगाल विभाजन की आलोचना की गई, स्वदेशी व बहिष्कार का समर्थन किया गया। 1906 का कलकत्ता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष, दादा भाई नौरोजी ने स्वराज स्वशासन शब्द का कांग्रेस के मंच से प्रथम बार प्रयोग किया। 1907 का सूरत अधिवेशन रास बिहारी बोस अध्यक्ष, कांग्रेस का प्रथम विभाजन नरम दल एवं गरम दल में हो गई। 1911 का कलकत्ता अधिवेशन अध्यक्ष बिशन नारायण धर, पहली बार जन गण मन गाया गया और सरकार की कठोर नीतियों का विरोध हुआ। 1916 का लखनऊ अधिवेशन अध्यक्ष अंबिकाचरण मजुमदार, इसका विशेषता है नरम दल एवं गरम दल का एकीकरण, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता। तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। 1917 का कलकत्ता अधिवेशन एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष बनी, जो प्रथम महिला अध्यक्ष थे। सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया। 1920 का नागपुर अधिवेशन सी विजयराघवाचार्य असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन 1920 के नागपुर अधिवेशन में। 1924 बेलगांव महात्मा गांधी अध्यक्ष, एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। 1925 का मद्रास अधिवेशन अध्यक्ष S.A. अंसारी, यहाँ पर पूर्ण स्वाधीनता की मांग रखी गई। साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया। 1929 का लाहौर अधिवेशन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, पूर्ण स्वराज की मांग, प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। 1931 का कराची अधिवेशन अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल, मूल अधिकार का प्रस्ताव, गांधी एल्विन समझौते का अनुमोदन। 1936 का लखनऊ अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष, जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद यानी सोशलिज्म को भारत की समस्याओं का हल करने की कुंजी बताया। 1937 का फैजपुर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू, प्रथम अधिवेशन जो गांव में संपन्न हुआ। 1938 का हरिपुरा अधिवेशन अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हरिपुरा अधिवेशन में 1938 में किया गया। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने। सुभाष चंद्र बोस द्वारा हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि स्क्रिप्ट लागू करने की वकालत की गई। 1940 का रामगढ़ अधिवेशन मौलाना अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष, मौलाना अबुल कलाम लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे। 1946 का मेरठ अधिवेशन अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी, आज़ादी के समय यही थे। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 की स्थापना बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता एवं KT तैलक के सहयोग से की गई थी। अब आगे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित सभी प्रश्न को बिंदुवार समझते हैं। आगे मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? वर्ष 1908 में। अनुशीलन समिति का संस्थापक कौन थे? P. मित्रा, ब्रह्मनाथ मिश्रा। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष। गोरखपुर जेल में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई? रामप्रसाद बिस्मिल। नोट्स है, लाहौर षड्यंत्र केस के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई? कानपुर में। ब्रिटिश सरकार ने काकोरी कांड में किसको फांसी पर चढ़ा दिया? रामप्रसाद बिस्मिल। काकोरी षड्यंत्र कांड किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1925 में। नोट्स है, वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आजाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में की गई। मित्र मेला संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? विनायक दामोदर सावरकर या BD सावरकर ने। लखनऊ समझौता वर्ष 1916 का विरोध किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने। वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी।
बीना दास। चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसने आयोजित किया था? सूर्य सेन। नोट से अशफाक उल्लाह खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुसलमान थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम आयु में शहीद होने वाले क्रांतिकारी कौन थे? खुदीराम बोस। आगे, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह। नोट से है, बर्रा डकैती के क्रांतिकारियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य पूर्वी बंगाल में हुआ था। क्रांतिकारियों के एक मुक्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया? बीडी सावरकर ने। अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? चित्तरंजन दास। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने। नोट से है, बंगाल में बारेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने अनुशीलन समिति नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को जन्म दिया था। अनुशीलन समिति के संस्थापक हुए बारेंद्र कुमार घोष। जतीन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? लाहौर षड्यंत्र। जेल में भूख हड़ताल के कारण सबसे पहले किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी? जतीन दास। यहाँ दिया गया है प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी संगठन, उसके संगठन, स्थापना वर्ष और संस्थापक। पहला है मित्र मेला 1903 में विनायक सावरकर और गणेश सावरकर द्वारा। भारत माता सोसाइटी 1904 में अजीत सिंह एवं अम्बा प्रसाद द्वारा। ढाका अनुशीलन समिति 1904 में पी मित्रा व पुलिन दास। अभिनव भारत समाज 1904 में बीडी सावरकर द्वारा। अनुशीलन समिति 1907 में बारेंद्र कुमार घोष, जतीन्द्र नाथ बनर्जी, प्रबोध मित्र, पुलिन दास और सतीश चंद्र बोस। युगांतर अंजुमान मोहिबाने वतन 1907 में बीके घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, सरदार अजीत सिंह। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924, सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी। नौजवान सभा 1926 में भगत सिंह द्वारा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928, चंद्रशेखर आजाद। जिया तरंग आंदोलन को रानी गाइदिन्ल्यू ने आरंभ किया था तथा उन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध नागाओं को संगठित किया। ये थी रानी गाइदिन्ल्यू। अब आगे है भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां। यहाँ पर है भारत के बाहर की क्रांतिकारी गतिविधियां। वर्ष 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई? लंदन में। सर्वप्रथम किस महिला ने भारतीय तिरंगा फहराया था? भिकाजी रुस्तम कामा ने। भारतीय क्रांति की मां किसे कहा जाता है? भिकाजी रुस्तम कामा को। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? अफगानिस्तान में। 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर को किसने गोली मारकर हत्या कर दी थी? सरदार उद्धव सिंह ने। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? लंदन में। कौन सा क्रांतिकारी कर्नल बाइली हत्याकांड से संबंधित था? बाइली हत्याकांड वर्ष 1909 में मदन लाल ढींगरा द्वारा। वर्ष 1913 में लाला हरदयाल द्वारा गदर आंदोलन का प्रारंभ कहां से किया गया था? सैन फ्रांसिस्को, यूएसए में। कामागाटा मारू प्रकरण किस देश से संबंधित है? कनाडा। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? रास बिहारी बोस। यहाँ दिया गया है विदेशों में क्रांतिकारी संगठन। इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग 1907 में स्थापित तारकनाथ दास द्वारा। गदर पार्टी 1913 में लाला हरदयाल, रामचंद्र बरकतुल्ला, सोहन सिंह भाकना द्वारा। हिंद एसोसिएशन 1913 में सोहन सिंह भाकना द्वारा। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1915 राजा महेंद्र प्रताप। आज़ाद हिंद फौज 1942 रास बिहारी बोस। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1942 रास बिहारी बोस। आगे क्रांतिकारी आंदोलनों से संबंध व्यक्ति। आगे हैं दामोदर चापेकर व बालकृष्ण चापेकर। लेफ्टिनेंट एमहर्स्ट और रैंड की पूना की में हत्या 1897 ईस्वी में।
विनायक दामोदर सावरकर। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में। महाराष्ट्र में मित्र मेला की स्थापना 1899 में। पुलिनदास ढाका की अनुशीलन समिति के संस्थापक 1902 ईस्वी। श्यामजी कृष्ण वर्मा व M.L. ढींगरा लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905 में स्थापना। प्रफुल्ल चंद्र चाकी व खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्स फोर्ड पर बम फेंका लेकिन वे बच गए 1908 में। रास बिहारी बोस व सचिंद्र नाथ सान्याल दिल्ली में प्रवेश करते समय लॉर्ड हार्डिंग पर बम 1912 ईस्वी में फेंका। लाला हरदयाल व सोहन सिंह भाकना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना 1913 में और कामागाटा मारूकांड 1914 में। रामप्रसाद बिस्मिल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1925 में। काकोरी षड्यंत्र 1925 में। सूर्यसेन चटगांव षड्यंत्र 1930 ईस्वी। चंद्रशेखर आजाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 ईस्वी। भगत सिंह सॉन्डर्स की हत्या 1928 ईस्वी। केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका 1929 में। पंजाब नौजवान भारत सभा की स्थापना की 1929 में। राजगुरु सॉन्डर्स की हत्या में शामिल 1928 में। बटुकेश्वर दत्त केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था 1929 में। जतिन दास जेल में 64 दिन भूख हड़ताल से 1929 में मृत्यु। उधम सिंह लंदन में सर माइकल ओडायर की हत्या। उत्तरी अमेरिका के भारतीय क्रांतिकारियों ने गुजराती, उर्दू, मराठी, हिंदी आदि भाषाओं में गदर नामक अखबार प्रकाशित किया था। आगे है बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। आप लोग शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, साथ ही प्रेम पूर्वक एक लाइक भी बनती है। अब आगे, बंगाल का विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ? लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन की घोषणा कब प्रभावी हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। नोट्स दिया गया है 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई, जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ। स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को, और इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किस उद्देश्य के लिए किया गया था? बंगाली राष्ट्रवाद की भावना को दुर्बल करने के लिए। बंगाल विभाजन 1905 में जो 2 भाग में पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल में बांटा गया। पश्चिम बंगाल में बिहार, बंगाल और उड़ीसा जहां हिंदू जनसंख्या बहुल्य क्षेत्र था, वही पूर्वी बंगाल और असम जहां मुस्लिम जनसंख्या बहुल्य क्षेत्र था। वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरक गीत बना? स्वदेशी आंदोलन। बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सैयद हैदर रजा ने। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चिदम्बरम पिल्लई। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया? वर्ष 1905 में। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन किस आंदोलन से जुड़े थे? स्वदेशी आंदोलन से। नोट से 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। आगे, नोट से वर्ष 1905 के स्वदेशी आंदोलन को कृषक तथा मुसलमान वर्ग का विशेष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन करना। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। वर्ष 1905 में बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक कौन थे? संजीवनी के संपादक कृष्ण कुमार मित्र। स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? अश्विनी कुमार दत्त ने।
स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की, जो आगे चलकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? स्वदेशी आंदोलन बनारस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले ने। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना किसके द्वारा की गई? प्रफुल्ल चंद्र रॉय द्वारा। नोट से लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में रद्द कर दिया गया। स्वदेशी आंदोलन का आलोचक तथा पूर्व व पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक कौन था? रविन्द्रनाथ टैगोर। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? एंड्रयूज फ्रेजर। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग की गई द बंगाली पत्रिका के संपादक सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अरुंडेल समिति के सुझाव पर वर्ष 1911 में बंगाल का पुनः एकीकरण कर दिया तथा दिल्ली भारत की राजधानी बनाई गई। अब आगे है मुस्लिम लीग एवं मार्ले मिंटो सुधार। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में 1906 में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह, मोहम्मद अली जिन्ना ने। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? कराची। मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग किस अधिवेशन में की थी? अमृतसर अधिवेशन 1908 में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अधिवेशन यहाँ दिए गए हैं। प्रथम अधिवेशन 1906 में ढाका में हुए, दूसरा 1907 में कराची में और तीसरा अधिवेशन 1908 अमृतसर में। ढाका, कराची और अमृतसर में। आगे वर्ष 1908 में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित की गई? लंदन में अमीर अली द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1909 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई? भारत शासन अधिनियम 1909। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में प्रकार के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। नोट्स दिया गया है 1919 ईस्वी के सुधार बिल में पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया गया। यहीं से द्विराष्ट्र सिद्धांत, टू नेशन थ्योरी की अवधारणा का प्रारंभ माना जाता है। याद रखना है कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? वायसराय मिंटो द्वारा। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य को नियुक्त करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? भारतीय सदस्य को नियुक्त करने का प्रावधान मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में। आगे गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ सिन्हा। नोट से है सत्येंद्र नाथ सिन्हा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने। सत्येंद्र नाथ सिन्हा को बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया। संपूर्ण ब्रिटिश शासन के दौरान इतने ऊंचे पद पर पहुंचने वाले वे एकमात्र भारतीय थे। आगे है कांग्रेस के दो गुटों के प्रमुख नेता। एक है उदारवादी और दूसरा है उग्रवादी। उदारवादी नेता में दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले। वही उग्रवादी में बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष उग्रवादी हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया? बाल गंगाधर तिलक ने। शेर पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? लाला लाजपत राय। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने। वर्ष 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को दी गई थी? बाल गंगाधर तिलक। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा से क्या आशय है? संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को किसने प्रारंभ किया था? बाल गंगाधर तिलक। यहाँ बॉक्स में दिए गए हैं दिल्ली दरबार के बारे में।
प्रथम दिल्ली दरबार 1877 में लॉर्ड लिटन के काल में हुआ था। द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 में लॉर्ड कर्जन के समय। तीसरा दिल्ली दरबार 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय। द्वैध शासन का जनक सर विलियम लियोनिल कार्टिस को, जबकि बंगाल में द्वैध शासन का जनक रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। अब आगे है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन एवं होम रूल। आप लोग शेयर करते रहेंगे वीडियो को, साथ ही लाइक भी करते रहेंगे। वर्ष 1916 में संपन्न लखनऊ समझौता किससे संबंधित है? कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के समझौते से। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की किसने अध्यक्षता की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। सूरत अधिवेशन से पृथक हुए उग्रवादी एवं उदारवादियों का पुनः एकीकरण किस अधिवेशन में हुआ? लखनऊ अधिवेशन। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनः एकीकरण की प्रक्रिया की प्रमुख शिल्पकार कौन थे? एनी बेसेंट। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसके द्वारा कराया गया था? बाल गंगाधर तिलक। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में लिया गया वह निर्णय क्या था जिसके मुख्य दूरगामी परिणाम हुए? कांग्रेस के द्वारा मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग का स्वीकार। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने। नोट से मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य होने वाले समझौते का विरोध किया था। भारत में होम रूल की अवधारणा किस देश से ली गई थी? आयरलैंड। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारत में लोकप्रिय हुआ था? होम रूल आंदोलन। बॉक्स से अप्रैल 1916 में तिलक ने पुणे महाराष्ट्र से होम रूल आंदोलन आरंभ किया, जबकि एनी बेसेंट के नेतृत्व में सितंबर 1916 में अड्यार मद्रास से होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया गया। एनी बेसेंट ने किस साप्ताहिक पत्रिका के माध्यम से स्वशासन की मांग की थी? कॉमनवेल्थ। आगे यहां दिया गया है होम रूल आंदोलन। होम रूल आयरलैंड का शब्द है। होम रूल का अर्थ है स्वशासन। सर्वप्रथम आयरलैंड में होम रूल लीग की स्थापना रेडमांड द्वारा की गई थी। 1916 ईस्वी को प्रारंभ इस आंदोलन के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। होम रूल लीग के समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय हुए। होम रूल लीग को दो लोगों ने बनाए थे, तिलक और एनी बेसेंट। तिलक ने अप्रैल 1916 में इनका क्षेत्र रहा कर्नाटक और महाराष्ट्र, मुख्यालय बेलगांव और कर्नाटक समिति स्वरूप थी। अध्यक्ष एन.सी. केलकर व जोसेफ बैप्टिस्ट। उद्देश्य था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसका प्रचार माध्यम मराठा व केसरी में किया गया। वही एनी बेसेंट का होम रूल सितंबर 1916 में आई। क्षेत्र था मद्रास और तमिलनाडु, मुख्यालय अड्यार और मद्रास में इसका अखिल भारतीय स्वरूप था। सचिव थे जॉर्ज अरुंडेल। उद्देश्य था स्वशासन की स्थापना, प्रचार कॉमनवेल्थ व न्यू इंडिया द्वारा में। फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव किसने दिया था? एनी बेसेंट। तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग आंदोलन की घोषणा को किस वर्ष एक कर दिया गया था? वर्ष 1918 में। वर्ष 1915 में अमेरिका में होम रूल लीग का गठन किसके द्वारा किया गया था? लाला लाजपत राय द्वारा। एनी बेसेंट की होम रूल लीग के साथ जॉर्ज अरुंडेल, सीपी रामास्वामी अय्यर, बीपी वाडिया, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय आदि संबंध लोग थे। 2 जनवरी 1916 को लंदन में भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की गई। इसके महासचिव डी ग्राहम पोल थे। आगे है ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल। यहाँ पर ट्रेड यूनियन और साम्यवादी दल के बारे में दिया गया है, जानते हैं। वर्ष 1890 में गठित भारत का प्रथम मजदूर संगठन बॉम्बे मिल हैंड्स की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एन.एम. लोखंडे द्वारा। वर्ष 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन ATLA की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी। नोट से
गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन से ट्रस्टीशिप का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके अनुसार पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाला ट्रस्टी होता है, न कि मालिक। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1920 बम्बई में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक NM जोशी। नोट से लाला लाजपत राय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? जवाहरलाल नेहरू। मई 1947 में राष्ट्र स्थापित इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस INTUC के प्रथम अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? वल्लभ भाई पटेल। रूस में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष की गई? मार्च 1919 में। यहाँ पर दिया गया प्रमुख कारखाना अधिनियम और गवर्नर जनरल। कारखाना अधिनियम 1881 लॉर्ड रिपन के समय, कारखाना अधिनियम 1891 लॉर्ड लैंसडाउन के समय, कारखाना अधिनियम 1911 लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय, कारखाना अधिनियम 1922 लॉर्ड रीडिंग, कारखाना अधिनियम 1934 लॉर्ड विलिंगटन और 1944 का कारखाना अधिनियम लॉर्ड बेवेल के समय। आगे सन 1927 में भारत में सर्वप्रथम 1 मई को मजदूर दिवस लेबर डे मनाया गया, जो भारत में मजदूरों की बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना का सूचक था। 1 मई 1927 से। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? मानवेंद्र नाथ राय। MN राय के सहयोग से ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 17 अक्टूबर 1920। पहली साम्यवादी कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? कानपुर, 26 दिसंबर 1925 को। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा वर्ष 1924 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध चलाया गया था? साम्यवादी आंदोलन। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? MN राय। क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना वर्ष 1934 में किसके द्वारा की गई? सौम्येंद्र नाथ टैगोर। वर्ष 1939 में भारतीय बोल्शेविक क्रांति की स्थापना किसके द्वारा की गई? एन दत्त मजुमदार द्वारा, बोल्शेविक पार्टी। आगे है ब्रिटिश भारत में गठित महत्वपूर्ण आयोग। पहला है फ्रेजर आयोग, 1902 में लॉर्ड कर्जन के समय संबंध था पुलिस सुधार से। फ्रेजर आयोग पुलिस सुधार से संबंधित है। हंटर आयोग 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। हंटर आयोग का संबंध पंजाब अशांति से था। बटलर आयोग 1927 में लॉर्ड इरविन के समय भारतीय रियासतों के साथ संबंध। लिनलिथगो आयोग 1928 में भूमि सुधार से लॉर्ड इरविन के समय। मैक्सवेल ब्लूमफील्ड आयोग 1928 बारदोली में लगान वृद्धि की जांच के लिए लॉर्ड इरविन। हिटले आयोग 1929 लॉर्ड इरविन के समय श्रम से संबंधित। सप्रू आयोग 1935 लॉर्ड विलिंगटन बेरोजगारी से संबंधित। क्लाइड आयोग 1940 में लिनलिथगो के समय तेभागा आंदोलन। आगे है भारत में औद्योगिक कार्यशालाओं व बगीचों में श्रम की स्थिति में सुधार हेतु हिटले आयोग का गठन किया गया था। फ्रेंड्स, अब इसके आगे की वीडियो हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। किसी कारण से ये वीडियो अभी अपलोड नहीं हो पाएगी, नहीं बन पाएगा, इसे हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। जितने वीडियो अभी बने हैं वो लगभग 2 घंटे के वीडियो हो गए। आप लोग इसे पूरा देखेंगे और अगले पार्ट में इसके आगे के सभी प्रश्न जो छूटे हैं बिंदुवार चैप्टर, उसे हम लोग जानेंगे। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लेंगे। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर, लाइक, कमेंट्स करेंगे और हमें कमेंट करके बताएंगे आपको वीडियो कैसा लगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।